प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं प्रोफेसर रोताश गुप्ता, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जूलॉजी डिपार्टमेंट का भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रोफेसर। अब मैं सेवानिवृत्त हूँ। सेवानिवृत्त में मैं अपना कार्यकाल जो है वो कविता सर्जन में लगा लेता हूँ। आज की जो कविता है उसका शीर्षक है मोदी जी। देखिए, मोदी जी के नाम से लोग बहुत चिढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। लेकिन इसके विपरीत मेरे को भारतीय जनता पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आज तक मैं किसी, ना ही मेरी कोई सदस्यता है, ना ही को मैं मीटिंग में गया हूँ। लेकिन फिर भी हम एक चीज़ को बहुत निष्पक्ष तौर से देख सकते हैं कि ये भूल जाओ कि कौन भारतीय जनता पार्टी है और क्या यहाँ का सियासी माहौल है। लेकिन फिर भी आप गुण व दोष के दोनों के आधार पर कि क्या तो गुण है और क्या दोष है, उसके आधार पर आप किसी भी एक बंदे का विश्लेषण कर सकते हैं, चाहे वो गांव का सरपंच क्यों ना हो, चाहे आपके घर का मुखिया क्यों ना हो। उसी तरह से ये जो कविता है मोदी जी, ये इन्होंने जब प्रधानमंत्री बन गए तो ये मई 2014 के अंतिम सप्ताह में लिखी गई है, प्रधानमंत्री बनने के एक साथ बाद, कोई 8-10 दिन बाद। और उन दिनों में मैं यूनाइटेड स्टेट्स आया हुआ था। तो मैंने इस कविता में उनके सामने एक ये सोच के कि भाई चलो, अब जब जनता ने इनको वोट दी है तो सिर्फ हमें अपना वक्त ये कहने में ही नहीं गुजारना चाहिए, पर्सनल व्यूज़ को लेते हुए कि मैं इससे घृणा करता हूँ या मैं इससे प्यार करता हूँ। मेरा चाहे कोई भी धर्म विशेष हो, मेरा चाहे कोई भी समाज से मेरा वास्ता हो, और मेरा अपना चाहे कुछ भी व्यू पॉइंट हो, लेकिन फिर भी मेरे को ये देखना चाहिए कि अब एक बंदा सामने आया है, भाई उसके सामने क्या चुनौती है जो मैं पेश कर रहा हूँ कि तुम्हारे सामने ये चुनौती है और कुछ करके दिख रहा हूँ, वही मैंने इसमें वर्णन किया है। तो मैं फिर ये कहूँगा, मेरा कोई पॉलिटिकल सियासी कोई ध्येय नहीं और ना ही इसमें कोई मेरा सियासी पॉलिटिकल कोई इसमें किसी तरह का अनुमान है। ये एक आम भारतीय, या वक्त कह लो, स्थिति कह लो, या परिस्थिति कह लो, या अपॉर्चुनिटी कह लो, जो उनको मिली थी उन दिनों में। कब? मई 2014 में। उस समय उनको जो चुनौती मिली थी, तो उनके क्या क्या उनके सामने चुनौती हैं उनका बखान किया गया है, ये सोच के कि अगर वो उन चुनौतियों को स्वीकार कर लेते हैं तो भारत कैसे तरक्की कर सकता है। जैसे कि मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूं, देखो मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर एक बात बता रहा हूं कि आप और बात को ध्यान से सुनना। मैंने एक रेडीमेड कमीज 1964 में खरीदी थी, मैं इतना पुराना आदमी हूँ, और वह मैंने खारी बावली से खरीदी थी, और वो मेरे को याद है उन्होंने मेरे को 44 रुपये की दी थी और एक डब्बा पैक था। और कहने का ये मतलब है कि उन दिनों में 60 के दशक में भारतवर्ष में जो कपड़ा बनता था, मैं आपको गिनवाता हूँ, जो DCM का कपड़ा था, ग्वालियर शूटिंग का कपड़ा था, बॉम्बे डाइंग का कपड़ा था, कानपुर की मिलें थी, कलकत्ते की मिलें थी, और हमारे हरियाणा पंजाब में भिवानी में थी गिरा सिंह, और पंजाब में जगजीत सिंह, फगवाड़ा में जगजीत सिंह का कपड़ा मैंने दिल्ली के कनॉट प्लेस के प्लाजा के सामने एक रिटेल शोरूम था, आपको हैरानी होगी, मैं अपनी बुशर्ट का कपड़ा उन दिनों में 70 के बाद की बात बता रहा हूँ, 1975 में जब मैं PhD करने पिलानी गया था, तब मैं 40-40 रुपये का पूरा कपड़ा लाता था। और जगजीत सिंह की मिल का कपड़ा ऐसा था कि आदमी बुढ़ा हो जाएगा लेकिन वो कपड़ा नहीं फटेगा। इस बात को आगे बढ़ाते हुए मेरी बात को सुनना, मेरा दिल का दर्द है भारतवर्ष के लिए, इसमें किसी की कोई तरफदारी नहीं है कि इतना बढ़िया हमारा कपड़ा बनता था, और इतने बढ़िया हमारे यहाँ दर्जी हैं, जो मैं बता रहा हूँ अमेरिका में रहता हूँ, कि हमारे यहाँ जो दर्जी हैं वो यहाँ देखने को नहीं मिलते। और आज की डेट में यहाँ जब वो हुआ ना, कोरोना संकट आया, तो अप्रैल के महीने में ये बात आई कि बांग्लादेश का एक सेठ किसी भी जाति से धर्म से हो सकता है,
उसने ये कहा कि मेरा 1 लाख पेंटें, जीन पेंटें वहाँ ढाका में पड़ी हुई हैं, क्योंकि आना जाना अमेरिका बंद हो गया है। तो जब ढाका से एक एक सेठ 2-2, 3-3 लाख जीन कम पेंटें अमेरिका भेज सकता है, तो क्या हम भारतवर्ष वाले नहीं भेज सकते? यहाँ के हमारे भारतवर्ष के तौलिए हैं, जो लुधियाना में जो वो बनते थे, शटर बनते थे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि चुनौती पेश कर रहे हैं भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के सामने। और ये कविता जो है ये लिखी गई थी, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट वीक ऑफ मई 2014। देखिए क्या कहता है, और इसके 4 भाग बनाऊंगा। कहता है, आज़ादी उपरांत लाल बहादुर शास्त्री जी, आज़ादी उपरांत लाल बहादुर शास्त्री जी, नरसिम्हा राव जी के बाद, आज़ादी उपरांत लाल बहादुर शास्त्री जी, नरसिम्हा राव जी के बाद आज तीसरी सबसे बड़ी आस है तू, आज तीसरी सबसे बड़ी आस है तू, हैं मोदी जी। तू लाल की ईमानदारी, लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी और नरसिम्हा राव का आर्थिक उन्नति का पैमाना, तू गैर कांग्रेसी जरूर है। 26 मई 1914 के बाद, 26 मई 2014 के बाद भारत की आस है तो आज भारत मई 2014, आज भारत शोहरत तिजारत तरक्की में पिछड़ गया है। आज भारत शोहरत तिजारत तरक्की में पिछड़ गया है। कुछ शासन बेमोहब्बत सियासी दिल लगी से चला गया है। न अंतर्राष्ट्रीय दबदबा रहा, न पैठ रही सरहदों पर। बद इंतजामी लापरवाही सियासी दौर में बदतर परिवेश से गुजर रहा है भारत। अब तक एक ऐसा सियासी समूह उभरा है, जमात गैर जमात तक, जमात भी इसका पार्टियां जो होती हैं, अब तक एक ऐसा सियासी समूह उभरा है, जमात गैर जमात तक। फरेबी धर्म निरपेक्षता सबसे प्रभावी अत्यंत खतरनाक हथियार है इनका। ये निजी इरादों को पूरा करने खातिर दुश्मनी के दरमियान शत्रुओं का ग्रोह है इनका। तूने इन्हीं से जूझना है आगे, कमर कसले बेअसूलों के हिमायतियों से सामना है तेरा। देखिए ये एक सच्चाई है, ये बिल्कुल सच्चाई है। इनके अपने झंडे हैं, इनके अपने झंडे हैं और अपनी अपनी सियासत है। भारत माँ देश नहीं इनका, यह केवल इनके लिए एक रियासत है। ये कभी भी हर कहीं मौके बेमौके पर नायाब मीजान लगा सकते हैं। षड्यंत्रों का टोकरा, हानिकारक प्रयोजनों का आयोजन, ये पुनः सत्ता खातिर कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे गैर जिम्मेवाराना सियासी अनासरों से सावधान रहना होगा तुझको। हर कदम संभल कर, हर वाक्य मोल तोल कर बोलना होगा तुझको। तेरी लगन देश प्रति समर्पण, तेरी लगन देश प्रति समर्पण, जनता हित प्रति निष्ठा हम जान गए हैं। सीमाओं पर सेनानियों का स्वाभिमान पुनर्स्थापित करना होगा तुझे। हम यही सौगात तुझसे मांग रहे हैं। भारत का हर नागरिक तेरा मान सर्वोच्च निधि है तेरी। देखिए क्या कह रहा है, भारत का हर नागरिक तेरा मान है, सर्वोच्च निधि है तेरी। हर मजहब, ये पक्की बात है, हर मजहब, हर सोच, हर बोली भाषा, सर्वत्र शोभा है तेरी। सबको साथ लेकर चलना, सबका भाग्य उदा करना अब हो तमन्ना तेरी। क्या चीज हो तेरी तमन्ना? सबको साथ लेकर चलना, सबका भाग्य उदय करना अब हो तमन्ना तेरी। समयबद्ध योजनाएं बना, समयबद्ध क्रियान्वयन करवाना प्राथमिकता हो जाए तेरी। देखिए कितनी बढ़िया बात कह रहा है। आगे देखिए, ये चुनौती बहुत बड़ी है, ये चुनौती बहुत बड़ी है। जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। जनता ने जो मौका दिया है उसकी अहमियत बहुत भारी है।
पहले 5 वर्ष का समय थोड़ा, वादा निभाने की लंबी, पहले 5 वर्ष की समय अवधि थोड़ी, वादा निभाने की चादर लंबी चौड़ी है। तेरी कार्यशैली पर अटूट विश्वास है हमारा, तू कुछ कर दिखा, यह बेला अलबेली है। भीतरी लापरवाही, सियासी आलस, ओहदेदारों की ढीली कारगुजारी। भीतरी लापरवाही, सियासी आलस, ओहदेदारों की कारगुजारी, सरकारी मुलाजमों की ड्यूटी में लेट लतीफ़ी, उनका जग जाहिर निडर मनमानी, छोटे बड़े की ने रखना कोई लाज धौंस दिखाकर, बर्ताव करना बेमानी, ये सब और बहुतेरे और शापों से शासकीय तंत्र को स्वतंत्र करना होगा तुझको। 9वां और 10वें पर इसको खत्म करूंगा। 9वां, तूने दिन रात बैठकर हर मुद्दे, योजनाओं, परियोजनाओं का ब्यौरा अपनी नज़रों में, अपने ध्यान में, अपने दिमाग में स्पष्ट बही जो लाला लोग लिखते हैं हिसाब किताब, स्पष्ट बही में स्पष्ट तौर पर हिसाब रखना होगा तुझको। देखिए इसमें कोई भी कुछ भी किसी तरह की कोई सियासत नहीं है, ना किसी की कोई तरफदारी है। वो तो ये बता रहा है कि अब मौका है तो तुमने करना क्या है, क्या करना है, मैं इसको दोबारा पढ़ूंगा। ये तो कार्यशैली है। तुझे दिन रात बैठकर हर मुद्दे, योजनाओं, परियोजनाओं का ब्यौरा अपनी नज़रों में, अपनी ध्यान में, अपने दिमाग में स्पष्ट बही में स्पष्ट तौर पर हिसाब रखना होगा तुझको। कंप्यूटर भांति लेखा जोखा, हकीम की तरह बात की नब्ज पर होश रखना होगा तुझको। हर तंत्र यंत्र के भीतर मन की चौकस आंखों से, हर तंत्र यंत्र के भीतर मन की चौकस आंखों से अवलोकन करना होगा तुझको। पहले उसका 10वां और अंतिम एपिसोड का, आगामी सीमित 5 सालों में प्रतिक्षण, प्रतिदिन, प्रति मास 5 साल। देखिए आगामी सीमित 5 सालों में प्रतिक्षण, प्रतिदिन, प्रति मास 5 सालों में दफ्तर बहार सोते जागते भारी भरकम जिम्मेवारी होगी। दफ्तर बहार सोते जागते तेरी भारी भरकम जिम्मेवारी होगी। अजूबे समान कार्यशैली, हर वायदे, हर मुद्दे, हर समस्या का हल ढूंढना होगा, यही जिम्मेवारी होगी तुझको। धन्यवाद।